क्लास 12th बायोलॉजी एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देखिए, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के और 4 नंबर के, है ना। 2, 3 और 4 अंक के क्वेश्चन होंगे, जिनसे आपके 42 नंबर जो है कंप्लीट होते हैं। देखिए 2-2 नंबर के आपके 7 क्वेश्चन आने हैं, 3-3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आने हैं और 4-4 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आने हैं। चलिए देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके 42 नंबर जो है कंप्लीट हो जाते हैं ना। यही मोस्ट क्वेश्चन कीजिए, अभी आप बहुत सारा तो नहीं पढ़ सकते, और आपको शेयर कर देना है दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें, ताकि अपने परीक्षा की तैयारी कर सकें, है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर एक वीडियो मिल सके, क्योंकि एमसीक्यू का वीडियो इसके बाद ही आने वाला है, और सारे जो है आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका वीडियो इसके बाद आएगा, और अन्य सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो भी इसके बाद वीडियो आएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो मिल जाए। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता क्या है। देखिए ये हम 2 अंकीय प्रश्न देख रहे हैं, इसी प्रकार से आगे होगा 3 अंकीय, इसी प्रकार से 4 अंकीय, है ना, उसमें सारे क्वेश्चन हैं। देखिए बहुभ्रूणता क्या है, तो इसका आंसर दिया गया है जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए ये बहु का अर्थ क्या होता है ना, एक से अधिक, है ना, बहुत, एक से अधिक। तो एक से जब किसी बीजांड में क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो गए तो वहाँ बहुभ्रूणता, वही तो बहुभ्रूणता है ना। तो इस दशा को बहुभ्रूणता कहा जाता है, और यह अनावृत बीजी पौधों में सामान्य घटना है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। यह इसके 2 यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं, लेकिन आपको बहुभ्रूणता विशेषकर याद रखना है कि बीजांड में एक से अधिक जब भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो यही बहुभ्रूणता जो है कहलाती है। ये रहेगा आपका उत्तर। इसके बाद है अनिषेक फलन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के रूप में। यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभी कुछ पौधों में बगैर निषेचन के अंडाशय सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से फल के निर्माण को अनिषेक फलन कहा जाता है। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। इसके उदाहरण केला, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, अमरूद आदि में प्राकृतिक रूप से जो है अनिषेक फलन जो है पाया जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है असंग जनन। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे असंग जनन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। असंग जनन क्या है एवं इसके प्रकार व महत्व लिखिए। तो असंग जनन की एक अलैंगिक विधि है। देखिए अलैंगिक विधि है, हर रूप में क्वेश्चन को देखना है। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, खाली स्थान में आ सकता है, हर प्रकार से क्वेश्चन देख करके चलना है। देखिए अनिषेक फलन का उदाहरण अगर आ गया है ना, तो केला, अंगूर, सेब, नाशपाती, पपीता याद रखिएगा। असंग जनन की एक खाली स्थान विधि है, तो अलैंगिक विधि है। इस प्रकार से हर प्रकार से क्वेश्चन देखिए जिसमें संतति का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है। असंग जनन के प्रकार देखिए, ये प्रकार बताए गए हैं, तो देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा असंग जनन का, है ना। अलैंगिक विधि है जिसमें संतति का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है ना, ये रहेगा आपका। इसके बाद है भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष बीज का मुख्य पदार्थ संग्रह ऊतक है। इसमें भोजन संग्रहित रहता है जो भ्रूण के विकास एवं बीज के अंकुरण के समय प्रयुक्त होता है। देखिए जिसमें भ्रूण के पोषण के लिए, है ना, पदार्थ भरे रहते हैं, है ना, पोषक तत्व होते हैं जिसके अंदर, है ना, भ्रूण के पोषण के लिए, तो भ्रूणपोष वही कहलाता है। ये रहा इसका परिभाषा, और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ये लगभग बोर्ड परीक्षा में आता है। पता होना चाहिए आपको प्लेसेंटा के कार्य। पोषण, देखो भ्रूण के पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन में जो है मदद करता है प्लेसेंटा, यानी कि अपरा। और इसके और कार्य दिए गए हैं, 4 यहाँ पे कार्य दिए गए हैं, 2-3 आपको याद कर लेना है। भ्रूण की रोगों से सुरक्षा करना, हार्मोन्स का स्रावन करना, है ना, मानव अपरा, लैक्टोजन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। 4 आपके कार्य बताए गए हैं। इसके बाद है कॉर्पस ल्यूटियम एवं एक्रोसोम के कार्य लिखे। देखिए आंसर लिखा है कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है तथा गर्भधारण में सहायक है। एक्रोसोम का कार्य है यहाँ पे। इन दोनों के कार्य यहाँ पे बेसिकली आपको बताए गए हैं। अलग अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर इतना क्वेश्चन आएगा एक्रोसोम के कार्य लिखे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से कॉर्पस ल्यूटियम के कार्य लिखे, है ना। तो दोनों के दो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं वैसे तो, है ना, लेकिन एक ही में आ गए तो देख लीजिएगा। इसके बाद है ऋतुस्राव या रजोधर्म चक्र क्या है। आंसर दिया गया है स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण एक चक्र के अधीनस्थ पूर्ण होता है। इस चक्र की अवधि 26 से 28 दिनों की होती है। अंडाणु के निषेचित न होने की स्थिति में अंडोत्सर्ग के 14 दिन बाद गर्भाशय के अंतःस्तर की कोशिकाएं एवं रुधिर वाहिनियां भी फट जाती हैं तथा अनिषेचित अंडाणु भी नष्ट हो जाता है।
फलस्वरूप क्षतिग्रस्त झिल्ली विघटित ऊतक श्लेष्मा और अंडाणु संयुक्त रूप से दूषित रूप में स्त्री की योनि द्वार से 3-4 दिनों तक स्रावित होता रहता है। इसे ही आर्तव या मासिक या ऋतुस्राव रजोधर्म चक्र जो है कहा जाता है। ये रहेगा आपका इसका कंप्लीटली आंसर। इसके बाद है आपका द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। द्विसंकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विसंकर क्रॉस को जरूर ही कर लेना। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है ना, इसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है ना। देखिए दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन के लिए नर एवं मादा है ना M और F में क्रॉस कराया जाता है, तो यही जो प्रक्रिया है इसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। और इसके बारे में और भी दिया गया है आपको। इससे प्राप्त जो फिनोटाइप जो अनुपात है इसको द्विसंकर लक्षण रूपी अनुपात कहा जाता है। उदाहरणतया ये बताया गया है यहाँ पे मेंडली क्रॉस में 3:3, 9:3, 3:3:1 का अनुपात है। उसके बाद DNA तथा RNA का पूरा नाम, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव रूप में बन सकता है, वैसे तो ये 2 नंबर में इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा कि DNA RNA का पूरा नाम लिखिए। DNA RNA का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे क्वेश्चन वो दिया ही गया है, वो करना ही है आपको। और DNA और RNA का पूरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार बन सकता है। DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इस प्रकार से स्पेलिंग लिख सकते हैं इसके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद RNA का तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। DNA का क्या है, डी केवल चेंज होता है, डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सी है ना, और यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक एसिड यही है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद है आनुवांशिक कूट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे 2-3 विशेषताएं दी गई हैं, 2 आपको याद कर लेनी है, 3 कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। आनुवांशिक कूट हमेशा ट्रिपलेट होता है, यानी कि नाइट्रोजन बेस के समूह में रहता है। 20 अमीनो अम्ल के लिए 64 कूट होते हैं, यानी 1 अमीनो अम्ल के लिए 1 से अधिक कूट होते हैं, है ना। यह अपहासी कूट होता है, यानी 1 अमीनो अम्ल के लिए 1 से अधिक कूट होते हैं। तो इस प्रकार से आनुवंशिक कूट की विशेषताएं समझ लेंगे। इसके बाद है समजात अंग क्या है, उदाहरण लिखिए। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल से याद कर लेना, जो भी जैसे बने याद कर लेना अच्छी तरीके से, है ना। समजात अंग, जीवों के वे अंग जो रचना उत्पत्ति में समान होते हैं। देखिए समजात और समवृत्ति में अंतर भी याद कर सकते हैं, बन सकता है 2 नंबर में, है ना। वैसे मैं अंतर की एक वीडियो अलग से लाने वाला हूं, जिसमें आपके अंतर कंप्लीट करवाएंगे। एक वीडियो आएगी डायग्राम की, जिसमें आपके डायग्राम कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए समजात अंग, जीवों के बेजनन जो रचना उत्पत्ति में समान होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, समवृत्ति में। दोनों को साथ साथ देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। बे अंग जो रचना उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जीवों के बे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जीवों के बे अंग जो रचना और उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए समजात अंग क्या है, समान है। समवृत्ति अंग क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यही एक इनमें मोस्टली अंतर आपको याद रखना है। और समजात अंग का उदाहरण पूछा जाए, देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं आपका कि समजात अंग का उदाहरण है। आगे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे दिया आपको, मनुष्य का हाथ, घोड़े का अग्रपाद, चमगादड़ तथा तितली के अग्रपाद, इस प्रकार से दे दिया आपको, मतलब पंख, है ना। तो आप क्या लगाएंगे, समजात का पूछा गया तो मनुष्य के हाथ लगाएंगे, है ना। देखिए ये रहेंगे उदाहरण, भेल मछली के फ्लीपर, है ना, और चमगादड़ के पंख। तो ये जो है समजात अंगों के उदाहरण हैं, बिल्कुल से याद कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव में आपका बनने वाला है। यहाँ पे समवृत्ति अंग के उदाहरण क्या रहेंगे, समवृत्ति अंग के उदाहरण रहेंगे चमगादड़ तथा तितली के पंख। तो ये समवृत्ति अंग के उदाहरण याद रखिएगा, बिल्कुल से एक ना एक ऑब्जेक्टिव इससे आना है। इसके बाद है आपका अवशेषी अंग क्या है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता ही नहीं है, जैसे पुच्छ कर शरीर मान लो, है ना, कर्णपल्लव हो गया, है ना। तो ये जो है अवशेषी अंग, जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं, जो किसी काम के नहीं है, बस ऐसे ही हमारे शरीर में जो है पड़े हुए हैं, लगे हुए जीवों में, है ना। तो ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेष पहले की बचे हुए चीज़ें या अंग हो गए, है ना। तो ये अवशेषी अंगों ने कहा जाता है। तो देखिए इतने 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगली वीडियो में और सारे 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देख लेते हैं 3 नंबर के प्रश्न। देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये 10th साइंस में तो पूछा ही जाता है, और 12th में ये बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन पहले अगर 5 नंबर का प्रश्न आता था ना, तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता था।
लेकिन अब 5 नंबर का प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आपको ये कंप्लीट करके चलना है क्योंकि किसी भी रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये आपको पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का है ना, लंबवत काट का चित्र बनाना सीख ही लेना है। इसके बाद है आपका अंतर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है आपका, ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है और आपका ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 3 और 4 के लिए बता रहा हूँ ये, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्वपरागण तथा परपरागण में बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, लगभग ये पूछा ही जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे स्वपरागण क्या है, एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसका नाम है स्व मतलब अपने ऊपर है ना, स्व अपने लिए स्वयं पे है ना, पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये स्वपरागण प्रक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, पर मतलब पराये पे जाकर गिरते हैं, दूसरे पे, तो ये परपरागण हो गई। इसके बाद है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें काय के लिए माध्यम की होती है, खुद के ऊपर पटकना है नहीं कि नहीं, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है, ये परपरागण है, पराये के लिए दूसरे घर जाना है, पराये घर जाना है, क्योंकि इसमें माध्यम की आवश्यकता तो होगी क्योंकि दूसरी जगह जाना है, दूर जाना है ना। तो ये हो गया परपरागण। यहाँ पर स्वपरागण हो गया, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है तो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, वायु, जल, कीट, है ना, मनुष्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद तीसरा अंतर है, यह द्विलिंगी पुष्प में पाया जाता है। यह एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में पाया जाता है ना, क्योंकि इसमें विकास की संभावना जो है अधिक होती है परपरागण में, इसलिए दोनों में जो है पाया जाता है। इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है, इसमें पौधों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो ये रहेगा इसमें अंतर। कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड या ओव्यूल की संरचना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर के रूप में ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। संरचना सीख लेना है यहाँ पे बीजांड की। देखिए इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, इसमें हाइलम होता है, चलेजा होता है, एंटीपोडल्स, न्यूक्लियस, है ना। तो ये सारे आपको दिए गए हैं, इनकी संरचना सीख लीजिए, बनाना अच्छी तरीके से। डायग्राम जिसने सीख लिया 2-3 नंबर आपके कंप्लीट हैं, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये त्रैमासिक में शायद आया था, तो आपको चलना चाहिए करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी अभी अभ्यास प्रश्न पत्र में मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र पूछा गया था, ये रहेगा उसका उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही डायग्राम आपको बनाना है। देखिए ये आपके सामने दिया गया है, यही डायग्राम आपको बनाना है अच्छी तरीके से, और ये बहुत ही सरल है। इसमें 3 पार्ट होते हैं मेनली। देखिए एक हेड होता है, मतलब ये इसका सिर होता है, सिर वाला भाग होता है आगे का, जिसे हेड कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊं। और इतना भाग जो होता है नेक या कॉलर भी इसे कह सकते हैं ना, कॉलर भी इसे कह सकते हैं, यानी कि पार्ट होता है नेक या बीच का भाग होता है ये कॉलर, और ये नीचे का भाग होता है जो पीछे का, एक पूंछ होता है, टेल, है ना। तो ये 3 भागों में बटा होता है, सिर होता है ऊपर, ये इतना भाग है ना हेड, इसके बाद कॉलर होता है, इसके बाद ये टेल होता है। तो ये 3 पार्ट इसके मेनली होते हैं, और इनके अंदर एक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारा आप लिख देंगे, है ना, तो ठीक रहेगा आपका, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होता है एनर्जी सोर्स के लिए। तो ये रहेगा आपका मानव शुक्राणु का चित्र, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, 2-3 बार बनाइए, आप आसानी से बन जाएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहेगा आपका पूरा डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कोई 3 अंतर लिखिए। तो 4 अंतर दिए गए हैं यहाँ पे, तो 3 अंतर आपको जरूर से कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, आपको कर ही लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 4 अंतर आपके यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, लिखिए ये क्यों सही नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है इसका कि स्त्री के गुणसूत्र का स्वरूप XX तथा पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है ना। 50% संभावना रहती है। तो इस प्रकार से आप इसका कंप्लीट कर लेंगे इसका, है ना। देखिए, और किस कंडीशन में बॉय या गर्ल होगा तो देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वहाँ पे एक मादा या लड़की के रूप में बच्चे का जन्म होगा, और जब XY होंगे तो वहाँ पे नर या शिशु, है ना, लड़का बनेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे
आंसर इसका रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग ये पूछा ही जाता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आपको केवल और केवल 3 पॉइंट याद करने हैं, जो भी आपको इन 6 में से सरल लगे 3 वो कर लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेना, 2 या 3 नंबर में ये पूछा ही जाता है। देखिए, तो मटर के पौधे का चयन क्यों किया। मटर के जो पौधे का है जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे प्रयोग करने में कम समय लगेगा और प्रयोग जल्दी हो जाएगा। इसमें परपरागण द्वारा सफलतापूर्वक संकरण कराया जा सकता है। मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्यायी या विपरीत लक्षण होते हैं। सामान्यतः मटर में स्वपरागण या निषेचन होता है। इसका पौधा द्विलिंगी होता है। संकरण से प्राप्त संकर पीछे पूर्णतः जनन क्षम होते हैं। तो जो भी आपको 3 पॉइंट इसमें सरल लगे, याद हो रहे हो आसानी से, वो कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। देखिए, तो ये कर ही लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इतने तो कर ही सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके उसमें, है ना। इतने जो बताए हैं इसमें वो कर लेना। ये रहेगा आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम। इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप समझा सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर, समजात गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए। तो वर्णांधता, है ना, और सिकल सेल एनीमिया और टर्नर सिंड्रोम, है ना। ये 3 जो है, टर्नर सिंड्रोम इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, है ना। तो ये करके रखना। ये 3 जो रोग होते हैं समजात गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होते हैं, और इनके बारे में बताएगा वर्णांधता एक्स गुणसूत्र के कारण, है ना, और एक्स गुणसूत्र के कारण, ये एक्स गुणसूत्र के कारण, है ना। जब एक ही एक्स गुणसूत्र रह जाता है केवल, है ना, मतलब एक एक्स गुणसूत्र बचा, वो केवल अकेला, तो वहाँ पे टर्नर सिंड्रोम जैसी रोग होने की संभावना जो है होती है, मतलब हो ही जाता है। ये रहेगा आपका। तो देख सकते हैं। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसकी कुछ इसके बारे में जान लें। कमजोर एवं लचीलापन गर्दन में होता है, चौड़ा सीना एवं बंध है, परंतु इसमें मानसिक विक्षिप्तता नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से, और बौने कद का इसमें जो है टर्नर सिंड्रोम होता है तब, तो एक इसका ये लक्षण भी है। इसके बाद है मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण से लिखिए, है ना। तो ये मेंडल का प्रभाविता के बाद पृथक्करण का नियम भी आता है, तो ये देख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण में किस समय जीवों के जोड़ों के कारण अलग अलग हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक ही कारक ही युग्मक में जाता है। एक युग्मक में दोनों कारक एक साथ ही युग्मक में कभी भी नहीं जाते हैं। ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम क्या है। देखिए, नीचे 4 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपके सबसे अधिक नंबर कंप्लीट करवाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। तो टर्नर सिंड्रोम वैसे तो बताया है, और उसको लक्षण वहाँ पे बताए हैं, और इसके यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं। इसमें प्रशित मादा में अंडाशय विकसित नहीं होता है। इसमें ग्रस्त मादा के स्तन कम विकसित होते हैं। इसमें ग्रस्त मादा की गर्दन जालयुक्त तथा छाती चौड़ी होती है। तो ये रहेगा कंप्लीट इसमें। और इसके बाद देख सकते हैं 4 अंकीय महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे 4 अंकीय। डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका आगे भी आपको ये काम आएगा, तो कर ही लेना चाहिए, अच्छी तरीके से इसे कर लेना। इसकी तकनीक की जो प्रक्रिया होती है ये यहाँ पे दी गई है। उस डीएनए अंगुली छापन है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे डीएनए अंगुली छापन एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्तियों में डीएनए स्तर पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, डीएनए अंगुली छापन तकनीक का उपयोग व्यक्तियों में पाई जाने वाली डीएनए स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं, मतलब व्यक्तियों में कैसी कैसी मतलब अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें किन्हीं 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करने का एक त्वरित, सरल, प्रमाणिक व विश्वसनीय उपाय है। इसका ये कंप्लीट आंसर रहेगा नीचे की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की प्रक्रिया के पद। तो डीएनए को पृथक करना, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा खंडों में तोड़ना। इसके बाद देख सकते हैं 6 पॉइंट इसके दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंप्लीट कर लेंगे आप। इसके बाद है बार्टसन एवं क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको समझाना तो है, साथ ही चित्र भी नीचे दिया गया है। और देख सकते हैं बार्टसन एवं क्रिक डीएनए अणु का कार्यकारी मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने, बार्टसन एवं क्रिक ने।
तो ये भी याद रखेंगे डीएनए अणु का कार्यकारी मॉडल है ना, डीएनए मॉडल किसने प्रस्तुत किया, सीधा है वाटसन एवं क्रिक ने, याद रखिएगा। और डीएनए अणु दो अवलक्कयों का बना होता है। देखिए तो दो जो श्रृंखलाएं होती है ना, श्रृंखला कहिए इसे, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डीएनए में ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं, इस प्रकार से होता है डीएनए। देखिए ये दो श्रृंखलाएं हैं ना इसमें, ये एक ये हो गई और इस प्रकार से एक हो गई, जबकि आरएनए क्या होता है, एक श्रृंखलीय होता है। और दो श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं, है ना, विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते चल रही है, ये ऐसी चल रही है तो ये ऐसी चल रही है, फिर ये ऐसी हो गई तो ये ऐसी हो गई, है ना, एक दूसरे से मुंह मोड़ कर चलती हैं, विपरीत दिशा में उल्टी चलती हैं। प्रत्येक वलयक में अनेक न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाबद्ध होते हैं। देखिए तो ये रहेगी डीएनए की संरचना, वाटसन एवं क्रिक मॉडल का, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डायग्राम बताया गया है, तो इसे समझ सकते हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे डीएनए तथा आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आएगा ही ये पेपर में। तो डीएनए है एक तरफ, आरएनए है एक तरफ, तो इसका पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो आपको यही अंतर लिखना है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। इसके बाद है सेकंड अंतर, डीएनए का यह केंद्रक में गुणसूत्र के साथ एक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो देखिए डीएनए कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में गुणसूत्र के साथ पाया जाता है ना, केंद्रक में क्रोमोसोम के साथ पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये उपस्थित होता है। तो डीएनए दो जगह मेनली यहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आरएनए की बात करें, यह कोशिका द्रव्य में तथा कम मात्रा में केंद्रिका तथा गुणसूत्र से संबंधित होता है। तो कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है भरपूर मात्रा में। इसके बाद है आपका द्विकुंडलित संरचना होती है, मैंने अभी बताया कि ये द्विकुंडलित होती है इस प्रकार से, और जो है यह एक कुंडलित होती है ना, सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये देखिए ये आरएनए इस प्रकार से होता है, जबकि डीएनए इस प्रकार से होता है, द्विकुंडलित होता है ना। तो ये दो श्रृंखलीय है, यह एक श्रृंखलीय संरचना है ना। अपवाद भी इसमें बताया गया है कि कौन कैसा है, द्विकुंडलित हो सकता है ना। इसके बाद है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें केवल राइबोस शर्करा, 4 अंतर हो गए। इसके बाद है देखिए ये मेन अंतर है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन, और इसमें क्या होता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर खाली स्थान पाया जाता है, तो यूरेसिल आंसर लिखेंगे। किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना, सत्य में भी इस प्रकार से लिख देंगे कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, तो आप सत्य लगाएंगे क्योंकि ये सही है ना। अगर और किसी का नाम यहाँ पे लिख दिया इनका तो गलत हो जाएगा, तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये अंतर आपको दिए गए हैं, इसके प्रकार दिए गए हैं। डीएनए केवल एक ही प्रकार का होता है ना, जो कि डीएनए ही है, उसके और अंदर ज़्यादा घुसने नहीं है। इसके बाद आरएनए जो है 3 एमआरटी, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है प्यूरिन तथा पिरिमिडीन का अनुपात बराबर होता है। इसमें क्या होता है, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन का अनुपात जो है बराबर नहीं होता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये 8 अंतर यहाँ पे थे, कोई भी 4-5 अंतर कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे लिख करके आएंगे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, डार्विनवाद क्या है, विस्तृत समझाइए। ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्वेश्चन ज़रूर से अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे है ना, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको जो है अगला वीडियो मिल सके। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नर यौगिकोद्भिद एवं मादा यौगिकोद्भिद में अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कर लेना। 5 अंतर दिए गए हैं आपको, ये आपके आंसर रहेंगे, है ना। देखिए जो भी छात्र चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जल्दी ही एमसीक्यूज़ का, खालिस्तान का आपके सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 के, 4 के, वैसे तो ये हो ही गए हैं लेकिन ये पूरे नहीं हुए हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो अगले वीडियो में हम करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।